चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त विभाग संभाल रही डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश किया। 22 साल बाद राजस्थान में किसी वित्त मंत्री को बजट पेश करने का मौका मिला है, क्योंकि 2003 के बाद से मुख्यमंत्री खुद ही बजट पेश करते रहे। इस बजट में आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़, एक्सीलेंस सेंटर के लिए 100 करोड़, गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड और आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़ का ऐलान किया गया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों का काम तेजी से होगा। हाईवे पर 25 एडवांस एम्बुलेंस होंगे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का भी ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 की गई है। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान करने के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए 1800 करोड़ का भी ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल सदन में पारित करा दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनिमत से यूसीसी का विधेयक पारित किया। 80% सहमति के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिसके बाद सदस्यों ने सदन में जय श्री राम के जयकारे लगाए। उत्तराखंड में यह बिल पास होने के बाद अब राजस्थान में इसको लाने की तैयारी की जा रही है। बताया चले, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी इस कानून को वक्त की जरूरत बताया। तैयारी होनी चाहिए, और जब एक देश एक कानून है तो फिर उसमें भेद किस बात के। इसलिए निश्चित रूप से इसमें प्रयास हो रहा है। ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, अपन हमारे राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम करना। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। बता चले, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया है। बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ब्लैक पेपर जारी किया। पार्टी ने इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया है। उन्होंने सरकार और पीएम मोदी की विफलताओं को छिपाने का आरोप भी लगाया। ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं, तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर के नोखा तहसील के सिल्वा गांव इन दिनों खासा चर्चा में है, जिसकी वजह है पद्म स्मारक। यह बता चले, भव्य स्मारक या यूं कहें डिजिटल लाइब्रेरी एक बेटे की ओर से पिता को दी गई भेंट है, जिसका निर्माण 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा। पद्म स्मारक के नाम से इस स्मारक को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बनवाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत मॉडल के रूप में स्थापित होता जा रहा। इस लाइब्रेरी डिजिटल स्मारक में बता चले 40 से भी ज्यादा अत्याधुनिक कंप्यूटर युक्त टेबल और 16 बाई 8 की बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। ये स्मारक बीकानेर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी गौरव बन चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने पद्म स्मारक पहुंचकर गोवी सेवा संत पद्माराम कुलारिया के बड़े बेटे और मुख्य आयोजक शंकर कुलारिया से खास बातचीत की। पिता की याद में एक शानदार कहा जा सकता है कि प्रेम का नजारा देखने को मिला बीकानेर जिले के नोखा तहसील के मूलवा सीलवाल गांव में, जहां पद्म स्मारक बनाया गया है। पद्म स्मारक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जाली है और ये जोधपुर की जाली है, तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे ये देखिए पूरा नजारा आपको बताएंगे। भ्रमण की व्यवस्था है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है
और ये आपको हम गेट बताएंगे आपको कि लगभग 28 फीट का ये गेट है। खूबसूरत ये गेट है, पूरी तरह से कांच शीशे से बना हुआ ये सब कुछ है। और यहाँ पे बड़ी स्क्रीन सब कुछ यहाँ पर लगी हुई है। ये सब कुछ जो आप नजारा देख रहे हैं ये पद्म स्मारक का नजारा है। और ये जो 16x8 की स्क्रीन लगी हुई है, संत पद्माराम कुलरिया जो कि गोसेवी संत, उनकी याद में ये ई लाइब्रेरी बनाई गई है। बात करते हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र शंकर कुलरिया जी से। क्या कहेंगे सर? हमारा ये स्मारक फाइनल स्टेज फिनिशिंग में चल रहा है। आने वाले 2 दिन के बाद 12 तारीख को सुबह इसका शुभारंभ है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यह प्योर 100% जिसको आप बोल सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी है। जहाँ पे आप देख रहे हो ये कंप्यूटर लग रहे हैं, जिस कंप्यूटर में एक भी वायर नहीं दिखेंगे आपको, टोटल वाईफाई कनेक्टेड है। ये स्क्रीन भी है जहाँ पे प्योरली डिजिटली कनेक्टेड है। तो ये बच्चे जब यहाँ पे आएंगे उनको लग रहा है कि इतना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं, वायरलेस लगे हुए हैं। कंप्यूटर भी आप देखोगे तो अंदर से आप बच्चे आके सीखेंगे कि ऊपर और नीचे ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको ऐसा फील होगा, भले हम देहाती हैं, देहात गांव के लोगों के हैं या राजस्थान के धोरों में रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास की उनको महसूस होगी। 2-2 बसें भर के करीब 80-80 90-90 बच्चे एक बस में भर के इस लेवल के बच्चे यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि उनको इतना उत्साहित है कि हमको जाके देखना है। तो दिन में हमने सेट किया कि 2 स्लॉट रहेगा, मॉर्निंग और इवनिंग में। हर एक बच्चों को ये पूरी ट्रूप को 2 से 2.5 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर घूम के जाते हैं। जब बच्चे बाहर निकलते मैं उनको पूछता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या देखा और क्या अच्छा लगा। आप बिलीव नहीं करो बच्चों का क्या क्या आंसर मिलता है। कोई बच्चे बोलते हैं हम भी हमारे पिता के लिए ऐसा बनाएंगे, कोई बच्चे बोलते हैं हम हमारे देश के लिए ऐसा बनाएंगे, कोई बच्चे बोलते हैं कि ये हमने पहली बार देखा लेकिन हम कोशिश करेंगे हम भी बड़े होकर ऐसी चीजें बनाएंगे। तो कुल मिला के अब उद्घाटन की बारी है, लगभग तैयार हो चुका है। संत जी की मूर्ति भी लगनी है, गौ माता की मूर्ति लगनी है, लग चुकी है, उद्घाटन होना बाकी है। क्या है उद्घाटन? 12 तारीख को सुबह 10 बजे का टाइम दिया है। 11 तारीख को शाम को भजन संध्या है जिसमें राजस्थान के सभी कलाकार अपना उपस्थिति देंगे। और 12 तारीख को सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक बाबा योग गुरु रामदेव जी यहाँ पे योगा करवाएंगे। और 10 बजे फिर हमारे शुभारंभ का कार्यक्रम चालू होगा। और ये मूर्ति अनावरण पीछे म्यूजियम है जिसमें पिताजी की यादें हमें फिर बरकरार रखने के लिए म्यूजियम भी बनाया है। और ये लाइब्रेरी ओपनिंग है। उसके बाद में हमने यहाँ पे छोटी स्कूल, जो पिताजी का सपना था कि हमें एक इंटरनेशनल लेवल की स्कूल बनानी है हमारे बच्चों के लिए, जिस स्कूल का शिलान्यास भी है, वो भी उस दिन ही होगा। और 12 तारीख को सुबह होने का ये डिसाइड हुआ है। लगभग माने तो कितने एकड़ में ये सब कुछ बना हुआ है? ये करीब 2.5 से 3 एकड़ में बना हुआ है। और वैसे तो जगह ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है ये 2.5 से 3 एकड़ में बना हुआ है। निश्चित रूप से करोड़ों की लागत से तैयार यह बीकानेर का जो मूलवा सीलवा गांव है, वहां पर एक बड़ी बात कही जा सके, पिता की याद में बनाया हुआ, पुत्रों के द्वारा 3 पुत्र कानाराम, शंकर और धर्माराम, इन तीनों की कही जा सकती है कि इन्होंने अपने पिता की याद में ये सब कुछ तैयार करा। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के कंक्रीट की दीवार गिर गई है। इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए और 1 लोगों की मौत हो गई है। बताया चले एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दीवार गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। डीएमआरसी ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और सरकार ने 15 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए, इस समय हम लोग गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के बगल में खड़े हैं। आज सवेरे लगभग 11 बजे के आसपास का इंसिडेंट है ये। जो ईस्टर्न साइड है, जो मेट्रो स्टेशन का जो बाउंड्री होता है, जो कंक्रीट बाउंड्री होता है ईस्टर्न साइड का, वो कैसे गिर गया अभी उसके हम लोग छानबीन करेंगे। पर वो नीचे गिर गया सड़क पे, एक बड़ा पोर्शन, ऑलमोस्ट 40-50 मीटर्स का हिस्सा। और नीचे कुछ पब्लिक के लोग थे, उनको चोट लगी है। 4 लोगों को माइनर इंजरीज है, जिनमें एक का पैर टूटा है और एक की इंजरी थोड़ी ज़्यादा है, उसके सिर और पैर में। उसको बल्कि एक्सट्रैक्ट किया गया। मेट्रो का स्टाफ और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल बगल में ही है, तो जल्दी से पहुंच के उनको एक्सट्रैक्ट किया, नीचे डेबरी से निकाला और उनको GT2 हॉस्पिटल ले गया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों की जांच की जा रही है। बता दें, कांग्रेस सरकार ने TAT विभाग में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले अब लगातार सामने आ रही है और मुख्य रूप से पूर्व TAT राज्य मंत्री अर्जुन सिंह पामनिया का नाम भ्रष्टाचार में आ रहा। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौबदार ने उदयपुर स्थित TAT आयुक्त भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। सामाजिक कार्यकर्ता ने वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को
5,000 कागजों की एक बड़ी फाइल भी दी है, जिसमें तमाम सबूत के साथ सीएम से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जिनको लेकर मेरे द्वारा सबूतों के साथ शिकायतें विभाग में दी गई और लंबे समय से अधिकांश जांचें अभी तक पेंडिंग है। मेरे धरने के बाद में विभाग कुछ जागा है और आज एक अधिकारी को चार्जशीट दी गई है घोटालों के आरोप में। और इसके अलावा जो विभाग के जो मंत्री थे पूर्व सरकार में, अर्जुन सिंह बामणिया, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जब वो सरकार में थे मुझे डराने का प्रयास किया, मैं डरा नहीं। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खरीद लिया जाए, कैसे प्रलोभन दे दिया जाए। इसके लिए वो उदयपुर तक आए और मुझे खरीदने का प्रयास किया। लेकिन मैं मंत्री को एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आदिवासी बच्चों के साथ में जिस प्रकार का इन्होंने अन्याय किया है, उस अन्याय का हिसाब इन्हें देना होगा। और मैं आज ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर मंत्री के सारे घोटालों का पर्दाफाश भी होगा और मंत्री जेल में होंगे। उधर अलवर में सदर थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें 13 जुलाई 2021 के लूट के मामले में पहले ही 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी फरार है, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों पर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने के गंभीर आरोप है। हालांकि अभी मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 2021 को शहनवाज निवासी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। मैं और मेरे दोस्त वसीम और मुनफेद यहाँ अलवर आए हुए थे। उनका कोई मिलने वाला रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था, उनके समाचार लेने के लिए आया था। तो शहजाद कारोली का है, उसने उनसे संपर्क किया और उनको यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में बुला लिया। ट्रांसपोर्ट नगर से उनसे संपर्क करके उन तीनों को कारोली के पास बुला लिया। कारोली खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज नगर में एक नाबालिग लड़की ने अपने पिता पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। डीएम के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने बालिका को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट को निर्देशित किया गया है। आज रॉबर्ट्सगंज से एक बालिका जो 16 वर्ष की है लगभग, वो एक प्रार्थना पत्र लेकर डीएम सर के यहाँ आई हुई थी और उसमें उसका कहना था कि उसके पिता द्वारा उसको टॉर्चर किया जा रहा है और वह परिवार के साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसी स्थिति में डीएम सर के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष उस बालिका को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उसे बालगृह बालिका में आवासित कराया गया है और बच्ची चूँकि 9th क्लास में पढ़ रही है, तो उसके द्वारा यह अपेक्षा भी की गई कि मुझे किताबें और पढ़ने की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से आज उस बालिका को आवासित करते हुए उससे पढ़ाई लिखाई और रहने की व्यवस्था की गई है और परिवार के साथ काउंसलिंग करते हुए उसे पुनः परिवार में आवासित करने की भी प्रक्रिया की जाएगी। उधर पाली में प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी को लेकर जिला मुख्यालय में डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि इस अभियान के तहत 343 टीमों का गठन किया गया और 1255 जगहों पर एक साथ दबिश देते हुए तलाशी ली गई, जिसमें से 35 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पाली, जालौर, सिरोही और सांजौर में एक साथ पुलिस की टीम ने 35 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। डीआईजी मेघवाल ने बताया कि उनका उद्देश्य अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। डीजी सर की तरफ से दिनांक 6 और 7 फरवरी को अभियान चला गया था गंभीर किस्म के अपराधियों की गिरफ्तारी का, स्टैंडिंग वारंटीज का, पीओज का, 299 का और अन्य जो वांछित अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अभियान चला गया था। पूरी रेंज में ये अभियान के दौरान कुल 343 टीमों का गठित करके और टोटल 1012 का जाब्ता लगाया गया था और इसमें लगभग 1255 स्थानों की तलाशी और अभियान के दौरान दबिश दी गई थी। उसमें टोटल 35 जो है हार्डकोर अपराधी एनडीपीएस के, एक्साइज एक्ट के और अन्य गंभीर किस्म के जो अपराधी थी उनको रेंज स्तर पे 35 लोगों को गिरफ्तार।
झालावाड़ में साकेत नगर स्थित अंबेडकर भवन में नगर परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा, सभापति संदेश शुक्ला, उप सभापति प्रदीप सिंह राजावत सहित नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र हाडा सहित शहर के 45 वार्डों से कांग्रेस और भाजपा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें, करीब 1 साल बाद हो रही नगर परिषद की इस बैठक की शुरुआत हंगामेदार रही, जब निर्दलीय पार्षद नरेंद्र राजावत ने अपने समर्थकों के साथ बैठक में काले झंडे लहराकर बैठक का जोरदार विरोध किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने बैठक के बीच जोरदार नारेबाजी की और नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर विभिन्न फाइलों से जुड़े हुए दस्तावेजों को पार्षदों को उपलब्ध कराने की भी मांग की। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारत रत्न है, संविधान निर्माता, जिसके कानून से पूरा देश चल रहा है, उसकी प्रतिमा की मांग कर रही थी। और अम्बेडकर भवन जो कि हमारा है, मैं कह रही हूँ अम्बेडकर भवन पे जो नाम लिखा है आज, उसको मिटा के पंडित दीनदयाल लिखो, किसी जनरल कास्ट वाले का नाम लिखो। पर इन्होंने क्या किया, अम्बेडकर भवन के हमसे 11,000 रुपये लिए जाते हैं। हम किस चीज़ के 11,000 रुपये देंगे? हमारे बाप दादाओं के नाम लिखा हुआ है अम्बेडकर भवन पे, तो हम अम्बेडकर भवन हमें निःशुल्क चाहिए। और मैं जब शांतिपूर्वक धरना दे रही हूँ कि मुझे भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और अम्बेडकर भवन चाहिए निःशुल्क, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा चाहिए, उसके बावजूद अशोक पीछे गेट तक के और जा रहा है। ये क्या का न्याय है? भारत रत्न, जो कि देश के संविधान निर्माता, हर समाज का व्यक्ति जो कि इस चीज। बारां में मांगरोल थाना क्षेत्र के कई गांव में अवैध बजरी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सैकड़ों ट्रक सरेआम अवैध बजरी लेकर जा रही हैं और अवैध खनन के माफियाओं पर प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम है। कई बार इन माफियाओं पर नकेल कसने गए पुलिस के जवानों पर भी हमला किया गया। बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा। जैसलमेर के उपखंड बड़ियाना क्षेत्र में नाबालिग युवक का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपी से 500 मीटर तक सड़क पर परेड भी करवाई। वहीं कोर्ट ने फिर उसे जेल भेज दिया। करीब 1.5 माह पुराना प्रकरण है, बनियाना थाने में दर्ज हुआ था। पोक्सो एक्ट का मुकदमा है और उसके लिए हमने करीबन 2-3 टीमें भी बनाई थी सरकार, और कल हमारी टीम ने इसको दस्तयाब कर लिया था। दस्तयाब करने के बाद मेरे पास पेश किया गया था। पेश करने के पश्चात एसपी साहब ने इनाम भी घोषित किया था और हमारी टीम के अथक प्रयास से इसको कल दस्तयाब करके न्यायालय में पेश करने से पहले इसकी शहर में परेड कराई गई। चलिए, फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।